Welcome friends. Today we are going to continue with our first chapter. So हमने previous classes में देखा था अगर हमारे पास दो linear equations हो हम elimination of variable method use करके linear equations को solve कर सकते हैं. So हम थोड़ा सा इसको revise कर लेते हैं यहाँ पर. आप मेरा previous जो वीडियो है उसको भी एक बार देख लीजिए. अगर कोई भी डिफिकल्टी होगी तो वो क्लियर हो जाएगी. एलिमिनेशन प्रोसेस में हम दो वेरिएबल में से जो कि x एंड y है हम कोई एक वेरिएबल एलिमिनेट करते हैं. हमारे पास पहला लीनियर इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स 10. दूसरा लीनियर इक्वेशन है x माइनस y इक्वल्स 5. और अब हमको इन दोनों लीनियर इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो दो वेरिएबल्स हैं x और y उसमें से कोई एक वेरिएबल को हम दोनों इक्वेशन में सेम करना होता है. अगर आप यहाँ पर देखें तो पहले इक्वेशन में मान लीजिए मेरे पास 2x है तो दूसरे इक्वेशन में ओनली x है हमारे पास, तो दोनों इक्वल नहीं है. तो अगर मैं दूसरे इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये जो x है ये हो जाएगा 2x. मतलब अगर हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन में तो ये 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा. तो दूसरे इक्वेशन में भी हमारे पास 2x आ जाएगा वेरिएबल. आप चाहें तो x को सेम कर लें या फिर आप y को भी सेम कर सकते हैं. सो इन दिस प्रोसीजर व्हाट वी डू इज वी ट्राई टू मेक any one variable equal in both equations and then we will eliminate that variable from both equations. उस वेरिएबल को हम दोनों इक्वेशन से एलिमिनेट करके हमारे पास जो दूसरा वेरिएबल है, जैसे इस केस में हमारे पास वेरिएबल y बचेगा, फिर हमें जो इक्वेशन मिलेगा वो y के टर्म में मिल जाएगा और हम y के टर्म में उसको सॉल्व करके वैल्यू ऑफ y निकाल सकते. तो लेट मी डू इट. मैं यहाँ पर x एलिमिनेट करता हूँ. सो फॉर एलिमिनेटिंग वेरिएबल x फ्रॉम बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन से निकालना है. सो क्या करेंगे उसके लिए हम लोग, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय नंबर 2. ओके, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक नया इक्वेशन मिल जाएगा. सो 2 इंटू एक्स हमारे पास हो जाएगा 2x, देयरफॉर 2 इंटू वाई हो जाएगा 2y और 2 इंटू 5 हो जाएगा 10. जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड करना पड़ेगा. ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 है. ये मैं ऑलरेडी पहले प्रीवियस क्लास में कवर कर चुका हूँ. मैं फिर से एक जस्ट शॉर्ट रिकैप सो दैट आपको पता चलेगा कि भाई प्रोसीजर क्या है, और इसी प्रोसीजर से हम थोड़ा सा आगे बढ़ के एक नया मेथड सीखने की कोशिश करेंगे. सो प्लीज अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं. सो देखिए अभी हमारे पास इक्वेशन 2 को हमने इक्वेशन 3 में कन्वर्ट कर दिया है, तो अब हम इक्वेशन 2 को यूज नहीं करेंगे. सो वी विल नॉट यूज इक्वेशन नंबर. हमारे लिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 ही इंपॉर्टेंट है. अब मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इक्वेशन 1 में 2x है, 3y इक्वल टू 10 है, यहाँ पर 2x है, 2y इक्वल टू 10 है. सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3. सो इक्वेशन 1 को 3 में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं. तो थर्ड इक्वेशन है मेरा 2x माइनस 2y इक्वल 10 और इक्वेशन 1 है मेरा 2x प्लस 3y इक्वल. सब्ट्रैक्ट करने का प्रोसीजर बहुत सिंपल है. आप वन इक्वेशन बिलो अनदर इक्वेशन और देन यू कैन सब्ट्रैक्ट. अभी यहाँ पर दोनों का साइन जो है पॉजिटिव है तो ये माइनस हो जाएगा फ्रेंड्स, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, राइट. तो 2x माइनस 2x जो होगा वो कैंसल्ड हो जाएगा आपस में, प्लस माइनस. ये माइनस 2y है, माइनस 3y है, तो ये हो जाएगा माइनस 5y और यहाँ पर प्लस 10 माइनस 10 जीरो हो जाएगा. तो अगर राइट हैंड साइड में 0 आ गया है, देयरफॉर y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू हो जाएगा 0 डिवाइड बाय माइनस 5. आप 0 किसी भी नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, तो आपको y का वैल्यू 0 मिलेगा. अब ये y की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं. मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करता हूँ वैल्यू ऑफ y. सो जब आप इक्वेशन 1 में y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलेगा, इससे आपको देखते हैं क्या मिलेगा. सो हमारे पास है वी हैव 2x प्लस 3 इंटू वाई, बट y इज 0, सो 3 इंटू 0 हो जाएगा एंड इधर इज इक्वल टू 10. तो क्योंकि 3 इंटू 0 0 होता है, मैंने आपको बताया है कि जब 0 में किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू 0 हो जाती है. सो आपको मिल जाएगा 2x इक्वल टू 10, देयरफॉर x इक्वल टू हो जाएगा 10/2 जो कि वैल्यू है 5. सो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ y एज 0, we have got value of y as 0 और x की वैल्यू हमको मिल गई 5. तो ये एक नॉर्मल एग्जांपल लिया था मैंने कि कैसे एलिमिनेशन मेथड काम करता है. सो बेसिकली हम क्या करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल को दोनों इक्वेशन में सेम करके उनको आपस में
एडिशन करते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं, जैसे उनका साइन होगा, और उसको दोनों इक्वेशन से एलिमिनेट करते हैं। जब हम एक वेरिएबल दोनों इक्वेशन से एलिमिनेट कर देंगे तो हमको खाली सिंगल वेरिएबल मिल जाएगा और उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने x को सेम किया था दोनों इक्वेशन में, तो फिर x हमारा एलिमिनेट हो गया था, हमको y की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यू निकाल ली। हमारे पास यहाँ पर दो इक्वेशन थे। पहला इक्वेशन था हमारा ये 2x + 3y 10। सो 2x + 3y = 10 जो है ये एक लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल है, बराबर। इसमें 2 और 3 कांस्टेंट है और 10 भी कांस्टेंट है, जबकि x और y जो है वेरिएबल। यहाँ पर हम लोग एक और चीज देख सकते हैं, इसको कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। किसी भी लीनियर इक्वेशन का एक जनरल फॉर्म क्या होता है, ऑफ लीनियर इक्वेशन। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें आप जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो 2x + 3y = 10 ये एक लीनियर इक्वेशन है, दो वेरिएबल्स हैं इसमें x और y। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं 2x + 3y = 10, अगर इस तरह से हम लिखें इसको, तो यहाँ पर ये 2, 3 और 10 ये तीनों जो हैं ये कांस्टेंट्स हैं। सो 2, 3 एंड 10 आर कांस्टेंट। ये हमको मालूम पड़ता है, ये भाई हमको इनकी वैल्यू पता है, एग्जैक्ट वैल्यू, और ये फिक्स वैल्यूज हैं। तो 2, 3 और 10, 2, 3 एंड 10 आर कांस्टेंट्स, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जबकि x एंड y जो है वेरिएबल्स हैं। तो अगर मैं इन्हीं कांस्टेंट्स को अज्यूम कर लूं कि ये पहला कांस्टेंट जो है वो a है, दूसरा कांस्टेंट जो है वो b है, और तीसरा कांस्टेंट हमारा c है। अगर मैं अज्यूम कर लूं कि लेट a = 2, क्योंकि लेट a = 2, b = 3 कर लूं एंड c = 10 कर लूं, अज्यूम कर लूं ऐसे। अब इसमें a, b, c कांस्टेंट है, a और b और c कांस्टेंट है, तो जो इक्वेशन हमको मिलेगा वो कुछ इस तरह से होगा, ax + by = c, बराबर है। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड इक्वेशन लेता हूँ, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन था, अगर मैं सेकेंड इक्वेशन लेता हूँ, मान लीजिए, क्योंकि x - y है, x - y = 5 है। तो अगर मुझे इस इक्वेशन को x - y = 5 को ax + by + c के फॉर्म में लिखना है, तो a का वैल्यू कितना होगा? तो a का वैल्यू आ जाएगा 1, क्योंकि x का मल्टीपल 1 है, यहाँ पर x का मल्टीपल 1 है, राइट। y का मल्टीपल भी 1 है ना, बट y का मल्टीपल -1 है, बिकॉज प्लस है यहाँ पर। तो हमारा b का वैल्यू हो जाएगा कितना? -1, और c का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा? 5। इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी लीनियर इक्वेशन है तो हम उसको ax + by + c के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसी को जनरल फॉर्म बोलते हैं। सो नोट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स x and y can be expressed in general form as ax by + by = c. This is a very important outcome. ये बहुत ही important outcome है कि हम किसी भी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ax + by = c, जहाँ पर a, b, c कांस्टेंट है, a, b and c आर कांस्टेंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आपकी जानकारी होनी चाहिए कि कोई भी लीनियर इक्वेशन जनरल फॉर्म में ax + by = c के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं एक नया कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसको बोलते हैं डिटर्मिनेंट। बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज डिटर्मिनेंट? पहले डिटर्मिनेंट थोड़ा सा सीख लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट इज बेसिकली नंबर्स का एक अरेंजमेंट है। So in determinants, numbers are arranged in square array. It is an arrangement of numbers in a square array. So square array क्या होता है? जैसे हमारे पास एग्जांपल के लिए we have let's say numbers like this 3, 2, 5 and 8. So basically हमने क्या किया है, हमने नंबर्स को horizontal और vertical arrays में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो इसको बोलते हैं स्क्वायर अरे। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस इसको रोज बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस इनको हम बोलते हैं कॉलम्स। क्या बोलते हैं इनको? कॉलम्स। इतना अगर मुश्किल नहीं है ये, तो हमने नंबर्स को हॉरिजॉन्टल इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, और दूसरा अरेंजमेंट भी पॉसिबल है। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। जरूरी नहीं है कि 2x2 का ही हो, नहीं 3x3 का भी होना चाहिए, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि जितना रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे। जैसे मैं यहाँ दिखाता हूँ, तो हमारे पास 3x3 का भी हो सकता है, 3 rows and 3 columns का भी हो सकता है, कुछ इस तरह से
तो ये भी एक डिटर्मिनेंट है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं 5 9 -2 3 -1 4 7 8 2। दिस इज ऑल्सो ए डिटर्मिनेंट। इसमें भी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम है। तो स्क्वायर का मतलब जो है कि जितने रोज हैं उतने कॉलम होना जरूरी है, स्क्वायर अरे जरूरी है। सिलेबस में हमको खाली 2 by 2 का ही पढ़ना है, 2 रो और 2 कॉलम, इसको बोलते हैं 2 rows into 2 columns। तो हमको यही पढ़ना है। 3 by 3 का हमको डिटर्मिनेंट्स नहीं समझना है। अच्छा, दूसरी बात, डिटर्मिनेंट में क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन स्क्वायर अरेज होता है, राइट। दूसरा ये होता है कि डिटर्मिनेंट हैज सम वैल्यू, डिटर्मिनेंट हैज सम न्यूमेरिकल वैल्यू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। इस डिटर्मिनेंट जो है, जो अरे है, सब कुछ वैल्यू है। तो वैल्यू कैसे निकालते हैं? पहला मैं लेता हूँ तो उसको बोलते हैं, जनरली डिटर्मिनेंट को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। वी रिप्रेजेंट डिटर्मिनेंट, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बाय डी। क्या डिटर्मिनेंट है हमारा? 3 5 8। अब इसका वैल्यू निकालने का प्रोसीजर बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। वैल्यू निकालने के लिए हम पहले इसका जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से। तो पहले उनके डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो मल्टीप्लिकेशन करके सब्ट्रैक्ट करना है। लेट मी शो यू। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 3 into 8 फिर -5 into 2, राइट फ्रेंड्स। सो इस डिटर्मिनेंट का पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा हमको। कितना वैल्यू मिल रहा है इसमें? 8 3 is 24 और 5 2 is 10। तो यहाँ पर हमको 14 वैल्यू मिल जाएगा। मतलब एवरी डिटर्मिनेंट हैज सम न्यूमेरिकल वैल्यू। हाँ, इट मस्ट हैव सम वैल्यू एक्चुअली, है ना। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि खाली ये अरेंजमेंट नहीं है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर तो है लेकिन उनका कुछ वैल्यू मिलेगा आपको, है ना। आप उसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं। दिस इज व्हाट। एक और एग्जांपल देखते हैं कंसेप्ट को थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, एक क्वेश्चन है, आपको इसका वैल्यू निकालना है। सो जनरली हम लोग लेट, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिया नहीं है तो हम उसको डिटर्मिनेंट की वैल्यू को डी मानते हैं। लेट डी इक्वल टू -2 4 -3 एंड 6। देयरफॉर डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड्स? व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट? सो हमको पता है डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करना है आपस में। पहले ये वाला डायगोनल लेंगे हम, सीक्वेंस यही करना है, पहले ये डायगोनल देन ये डायगोनल। यू शुड नॉट डू फर्स्ट दिस, ओके। पहले आपको जो पहला एलिमेंट आ रहा है ऊपर कॉर्नर से, वहां से स्टार्ट करना है। सो -2 टाइम्स 6 माइनस ऑफ ये -3 टाइम्स 4। अच्छा, इसमें आपस में ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो 6 into -2 लिख सकते हैं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, वैल्यूज में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पर 4 into -3 भी लिख सकते हैं, देयर विल नॉट बी एनी डिफरेंस, ओके, द वैल्यू इज गोइंग टू बी सेम। सो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जब आप ये वैल्यू लिखते हैं तो पहले आपको यही लिखना है -2 into 6। आप -3 into 4 पहले नहीं लिख सकते हैं, अगर वो लिखेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है, क्योंकि ये पहला एलिमेंट है आपका -2, तो आप पहले -2 से 6 वाला ही रो लेंगे, -3 से 4 वाला रो नहीं यूज करेंगे फर्स्ट, ओके। तो जब ये सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपको -12 और -12। यू कैन सी हियर 6 2 are 12, so -12 minus and -12। तो ये वैल्यू हो जाएगी -12 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा +12 एंड दैट इज 0। तो आंसर क्या मिलेगा? देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ -2 -3 4 एंड 6 इज 0। तो दिस इज द प्रोसीजर। आपको ऐसे ही करना है, इसको बहुत सिंपल है। अब हम आते हैं सेकेंड मेथड के ऊपर। सो लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जो नेक्स्ट मेथड हमारे पास है उसको बोलते हैं क्रैमर्स रूल, ओके। सो क्रैमर्स रूल हम यूज करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं लीनियर इक्वेशंस का, ओके। कैसे निकालते हैं देखते हैं। तो हम अज्यूम करते हैं हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस है। जैसे हमारा पिछली बार 2 लीनियर इक्वेशंस थे, देख लीजिए यहाँ पर हमारे पास 2x + 3y = 10, x - y = 5 है ना। जैसे रेफरेंस के लिए मैं लिख रहा हूँ 2x + 3y = 10, ये एक इक्वेशन था हमारे पास, और x - y = 5, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन था। और हमने इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया था, बाय एलिमिनेटिंग वेरिएबल्स करके, है ना। अब हम वही मेथड क्रैमर्स रूल से करेंगे, बट क्रैमर्स रूल जो है वो किसी भी 2 इक्वेशन के लिए वैलिड है। तो वह कोई पर्टिकुलर इक्वेशन ना लेके एक जनरल इक्वेशन लेता हूँ, है ना। कोई भी 2 जनरल इक्वेशन लेता हूँ मैं। सो लेट a1x, ये जनरल फॉर्म ले रहा हूँ मैं इक्वेशन का, ab वाला फॉर्म, ax by = c वाला फॉर्म। पहला इक्वेशन हमारा है a1x + b1y = c1, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। एंड a2x + b2y = c2, ये 2 लीनियर इक्वेशंस हैं, R2। सो दीज आर 2 लीनियर इक्वेशंस। अब मुझे इनको सॉल्व करना है। तो
हम लोग क्या करेंगे, हम अपना जो नॉर्मल मेथड है एलिमिनेशन मेथड वही फॉलो करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इक्वेशन लिखता हूँ। सो क्रैमर्स रूल जो है बेसिकली वो एलिमिनेशन मेथड का ही एक मॉडिफाइड फॉर्म है, कोई अलग चीज नहीं है वो। इट इज सेम एज द क्रैमर्स रूल इज वेरी सिमिलर टू द एलिमिनेशन मेथड, बट थोड़ा सा डिटर्मिनेंट यूज करके करते हैं हम इसमें। तो देखते हैं कैसे कर रहे हैं हम लोग। जैसे मैंने a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, लेट मी कॉल इट इक्वेशन नंबर 1, एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है। तो अब हम इसको एलिमिनेशन मेथड से ही करेंगे पहले। तो एलिमिनेशन मेथड करने के लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, कोई भी एक वेरिएबल दोनों इक्वेशन में सेम कर देते हैं, ठीक है। तो इस केस में आप चाहें तो x को सेम कर दें या फिर आप चाहें तो y को भी सेम कर सकते हैं, ये आपका चॉइस है। तो मैं पहले x को सेम करता हूँ, चलिए, है ना। सो मैं लिखता हूँ टू एलिमिनेट x, वेरिएबल x, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। हम x को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर x को एलिमिनेट करना है तो दोनों इक्वेशन में जो x का टर्म है सेम होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, उसके लिए इक्वेशन 1 में a2 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इक्वेशन 2 में a1 से मल्टीप्लाई करता हूँ। देखिए क्या होगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय स्मॉल a2 एंड इक्वेशन 2 बाय स्मॉल a1। ओके, तो क्या मिल जाएगा हमको, देखते हैं। तो जब अगर इक्वेशन 1 में मैं a2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब वी आर मल्टीप्लाइंग दिस बाय a2, राइट, और इक्वेशन 2 को मैं स्मॉल a1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इस इक्वेशन को मैं a1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं क्या आता है हमारे पास। सो a2 इंटू a1 हो जाएगा ये, देयरफॉर इक्वेशन 1 जो है क्या हो जाएगी आपकी, विल चेंज टू a2 a1x, a2 a1x, a2 b1y, बाद में a2 इंटू c1। इसको हम लोग एक नया इक्वेशन का नाम दे देंगे। तो इक्वेशन 1 को हम लोग बोल देंगे भैया ये हमारा इक्वेशन बन गया इक्वेशन 3। अब हम इक्वेशन नंबर 1 को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सिमिलरली जब हम इक्वेशन 2 में a1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा बताइए, a1 a2x प्लस a1 b2y इक्वल्स a1 c2। So this is your equation number 4. Now we shall not use equation number 2, ठीक है। और इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, so equation 1 माइनस, बिकॉज हमारा जो फर्स्ट टर्म है दोनों का, ये x वेरिएबल है, सेम हो गया। देखिए ये टर्म a1 a2x और a2 a1 दोनों सेम ही है। तो हम क्या करते हैं, इसको एलिमिनेट कर देंगे x को। so इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग समझिएगा। जब हम करते हैं तो क्या मिलेगा फ्रेंड्स, सो जब आप इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो साइन का चेंज हो जाएगा। इस इक्वेशन का साइन माइनस हो जाएगा, इसका भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो हमको पता है कि ये a2 a1x और a1 a2x सेम है, दोनों इक्वल है, तो प्लस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे ये लोग, खाली ये टर्म बच जाएगा और ये बच जाएगा। सो क्या लिखेंगे इसमें हम लोग, इसमें लिखेंगे, दोनों में देखिए y कॉमन है ना, तो आप ऐसा लिख सकते हैं इसको। यहाँ से क्या मिलेगा हमको, दोनों में y कॉमन है तो y कॉमन रखता हूँ, a2 b1 माइनस a1 b2, और हमारा y जो है वो कॉमन है, राइट। यहाँ पर सेम a2 c1 माइनस a1 c2। सो y का वैल्यू जो होगा वो निकालने के लिए हमको ये जो उसका मल्टीपल है ये ब्रैकेट में, ये राइट हैंड साइड भेजना पड़ेगा। तो ये y इक्वल टू हो जाएगा a2 c1 माइनस a1 c2, दिस इज ऑलरेडी देयर, डिवाइडेड बाय a2 b1 माइनस, मल्टीप्लिकेशन में है यहाँ पर तो वो जाके डिवाइड हो जाएगा a1 b2, सिंपल। तो ये हमने निकाल लिया वैल्यू ऑफ y बाय एलिमिनेशन। सिमिलरली y को एलिमिनेट करके x भी निकाल सकते हैं, वो भी देखते हैं कैसे करना है। टू एलिमिनेट y, so let's see how we can eliminate y. Okay, तो अगर इन दोनों इक्वेशंस में से इक्वेशन 1 और 2 में हमको y एलिमिनेट करना है फ्रेंड्स, तो हमें क्या करना पड़ेगा उस केस में बताइए। उस केस में हमें दोनों इक्वेशन में y टर्म सेम करना पड़ेगा। तो हम इक्वेशन 1 में b2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, और इक्वेशन 2 में b1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम प्रोसीजर हमने पहले x के लिए किया था, सेम हम लोग y के लिए किया करेंगे, बट ओनली डिफरेंस ये है कि जब हमको यहाँ b1 है तो हम इसको b2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ b2 है, यहाँ हम इसको b1 से मल्टीप्लाई कर, तो दोनों टर्म इक्वल हो जाएंगे, है ना। मैं डायरेक्टली लिखता हूँ कि इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय b2, क्या मिलेगा इससे हमको, सो b2 a1x
देख लीजिए b2a1x प्लस ये b2 इंटू b1 हो जाएगा, b2b1y इक्वल्स b2c1। सिमिलरली इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 था, सिमिलरली इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय b1, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ से b1 इंटू a2x b1b2y इक्वल्स b1c2। अब इफ यू ऑब्जर्व नाउ, हमारा टर्म जो y का टर्म है वो सेम हो गया दोनों इक्वेशन में, राइट। अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा, है ना। सो लेट्स डू इट। सो यहाँ से क्या आएगा सब्ट्रैक्ट करने पे, यहाँ पर x कॉमन हो जाएगा तो हमारे पास आएगा b2a1 माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू b2c1 b1c2। देयरफॉर आपको x का क्या वैल्यू क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, b2c1 माइनस b1c2, दिस वैल्यू डिवाइडेड बाय b2a1 माइनस b1a2, राइट। नाउ ये हमारे पास x का वैल्यू आ गया। ओके, सो अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, ये किस तरह से आया है। तो मैं फिर से इक्वेशन लिखता हूँ। अभी इसमें से अगर आप देखें तो हमारे पास नंबर्स है a1 b1 c1 a2 b2 c2। अगर यहाँ से हम स्क्वायर डिटर्मिनेंट्स बनाएंगे तो एक बनता है हमारे पास ये, जिसमें हम a1 a2 और b1 b2 ले सकते हैं। एक डिटर्मिनेंट ये बनता है, तो बनाते हैं उसको, तो उसको हम कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ x एंड y, उसको d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा d जो बनेगा वो बन जाएगा, d बन जाएगा फ्रेंड्स a1 b1 a2 b2। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें, तो ये हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1, राइट, जो कि हमारा डिटर्मिनेंट्स। आप देख लीजिए इसको, ये वैल्यू जो है, ये इसके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आई है वो वैल्यू और ये डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू सेम है, राइट। अच्छा, दूसरा डिटर्मिनेंट हमारा है उसको बोलते हैं dx। सेकेंड डिटर्मिनेंट हमारा है वो है dx। x मतलब डिटर्मिनेंट्स विदाउट x, जिसमें x का जो कोएफिशिएंट है वो नहीं रहेगा, उसके बदले में हम जो c वाले टर्म है वो यहाँ ले आएंगे। तो x के बदले में, x के कोएफिशिएंट के बदले में c का टर्म डाल देंगे, तो इसको हम कहते हैं dx। और यदि y के बदले में, y के कोएफिशिएंट के बदले में c का टर्म आ जाएगा तो उसको हम कहते हैं dy। dy का मतलब है y के टर्म को हमने c के टर्म से रिप्लेस कर दिया है, और dx का मतलब होता है x के टर्म को हमने c के टर्म से रिप्लेस कर दिया है। तो व्हाट इज dx, तो dx में हम क्या करेंगे, जो x का टर्म है उसको हम c के टर्म से रिप्लेस कर देंगे। x का टर्म क्या है हमारे पास, x का टर्म है a1 a2, तो a1 a2 के बदले में c1 c2 आ जाएगा फ्रेंड्स। बाकी y वैसा का वैसा रहेगा b1 b2, है ना। x का मतलब है x नहीं है, x के बदले में c टर्म आ गया, राइट। अच्छा, और दूसरा जो है वो है dy। dy में क्या होता है, y के टर्म को हम c के टर्म से रिप्लेस करते हैं, तो x का टर्म सेम रहेगा a1 a2, जो y का टर्म है हमारा b1 b2 उसको हम c से रिप्लेस कर देंगे, तो हो जाएगा c1 एंड c2। तो अगर हम इनको सॉल्व करें तो बहुत सिंपल है, c1 इंटू b2 हो जाएगा ये c1 इंटू b2 माइनस c2 इंटू b1 हो जाएगा, राइट। तो ये जो है हमारे पास, ये जो टर्म है हमारा c1 b2 और c2 b1, ये टर्म ये इधर है न्यूमरेटर में, दिख रहा है आपको, राइट। सिमिलरली dy जो है, जिसमें y के टर्म को हमने c से रिप्लेस किया, dy कैलकुलेट करने से पहले थोड़ा सा यहाँ मैं मॉडिफिकेशन कर लेता हूँ, बहुत सिंपल है। जैसे यहाँ पर a2 c1 है, a1 c2 है, और नीचे a2 b1 है ना, और a1 b2 है। तो अगर मैं इसको माइनस साइन बाहर लूंगा तो क्या आ जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, a1 c2 माइनस a2 c1। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, तो इसलिए मैं इसको रिवर्स करूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम वैल्यू आएगी, है ना। तो ये हो जाएगा a1 b2, आप देख लीजिए यहाँ पर b2 a1 है, सेम है वैल्यू, माइनस a2 b1, है ना। तो माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये तो वैल्यू यही आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये ध्यान देना है आपको, माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का कोई वैल्यू नहीं, दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा, ठीक।
तो अभी हम ये कैलकुलेट करते हैं इसको, डी वाई की वैल्यू, जहाँ पर वाई का टर्म जो था कोएफिशिएंट था हमने सी से रिप्लेस किया था, तो A1C2 हो जाएगा ये A1C2 माइनस A2C1 है ना फ्रेंड्स। अब अगर ध्यान से देखें यहाँ पर तो A1C2 माइनस A2C1 न्यूमरेटर में है यहाँ पर, तो ये वैल्यू यहाँ पर न्यूमरेटर में है फ्रेंड्स, राइट। अच्छा, और डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू है, सेम A1B2, मतलब ये सेम वैल्यू डिनोमिनेटर में है, ये वैल्यू सेम है, ये और ये वैल्यू सेम ही है, ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों वैल्यू सेम है आपस में। ओके, तो यहाँ से बहुत सिंपल हो गया कि भाई हमारा x का वैल्यू क्या मिला है, हमको x का वैल्यू क्या मिला है और y का वैल्यू क्या मिला है, हम लिख सकते हैं यहाँ से। तो x का वैल्यू जो मिला है हमको बेसिकली B2C1 B1C2 B2C1 B1C2 मतलब dx है ये, तो dx और नीचे डिनोमिनेटर में क्या है d, सो वैल्यू ऑफ x इज नथिंग बट dx by d। ओके फ्रेंड्स, वैल्यू ऑफ x इज dx by d। सिमिलरली इफ यू लुक एट हियर, अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये क्या है A1C2 A2C1, ये हमारा dy है, तो वैल्यू ऑफ y क्या होता है dy डिवाइड बाय A1B2 A2B1 मतलब ये d। तो आप विदाउट यूजिंग एक्चुअल एलिमिनेशन, जस्ट बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स यू कैन सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। देख लीजिए, अब ये जो मैंने प्रोसीजर किया है इसको मैं समरी करता हूँ, क्रैमर्स रूल समरी करता हूँ मैं समझने के लिए आपको। क्रैमर्स रूल क्या बोलता है फ्रेंड्स, वो देखते हैं, सिंपल फॉर्म में वह रिपीट करते हैं। डेरिवेशन तो देख लिया हमने, क्रैमर्स रूल, तो ये रूल क्या कहता है, कैसे सॉल्व करना है आपने को। अगर हमारे पास दो इक्वेशन है A1x B1y इक्वल टू C1, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, A2x B2y ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है, राइट। तो आप पहले निकाल लेंगे d में क्या होगा, जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं उनके कोएफिशिएंट आ जाएंगे पूरे, तो जो मेरे वेरिएबल्स हैं उनके कोएफिशिएंट हैं A1 B1 A2 B2, ये वेरिएबल के कोएफिशिएंट है, ठीक है। तो हम d के कोएफिशिएंट लिख देंगे यहाँ पर, ये हो जाएगा A1 B1 A2 B2, और ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। फिर हम निकाल लेंगे वैल्यू ऑफ dx। अब dx में क्या है कि जो मेरा x वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट निकाल दूंगा मैं, उसके बदले में मैं c यहाँ पर रिप्लेस कर दूंगा, है ना। तो x को रिप्लेस्ड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ x के टर्म को हम लोग c से रिप्लेस कर देंगे, तो वो बहुत सिंपल है, कैसे आ जाएगा, x में पहले A1 A2 था, उसके बदले में हम C1 C2 लिख देंगे, C1 C2, बाकी y का वैसे ही रहेगा B1 B2, और लास्ट टर्म जो है वो है dy निकालना। dy कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, dy में हम लोग जो y के टर्म है ना उनको रिप्लेस करके उनके बदले में c के टर्म डाल देंगे, ये dy है। x का टर्म वैसे रहेगा A1 A2, और y के टर्म के बदले में c का टर्म आ जाएगा C1 C2। तो ये डिटरमिनेंट हम इजीली निकाल सकते हैं। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा हमारा बहुत सिंपल है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, dx को d से डिवाइड कर देंगे, वो हमारा x हो जाएगा, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, dy को हम d से डिवाइड कर देंगे। सिंपल, ये 3 स्टेप में आप क्रैमर्स रूल का यूज करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब हम इस पर कुछ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। एग्जांपल देखने के बाद आपको काफी क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हम क्रैमर्स रूल को अप्लाई करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं लीनियर इक्वेशंस का। ओके, तो फ्रेंड्स प्रॉब्लम्स लेते हैं इसके ऊपर, क्रैमर्स रूल के ऊपर, किस तरह से हम क्रैमर्स रूल का यूज करके लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो देखते हैं फ्रेंड्स। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो है 3x माइनस 4y 10, दूसरा है हमारे पास दो इक्वेशन रहेगी, उनको सॉल्व करना है साइमल्टेनियसली बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, और वैल्यू x और y का मिल जाएगा हमको। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, हमें इनको सॉल्व करना है। सॉल्यूशन में जाएंगे हम लोग, सो लेट इक्वेशंस को नाम दे देंगे हम, 3x माइनस 4y 10, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, 4x प्लस 3y इक्वल टू 5, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया, राइट। तो फिर से जरा प्रोसीजर देख लीजिए, हम x और y का जो कोएफिशिएंट है उससे एक डिटरमिनेंट बनाएंगे जिसको d बोलेंगे। तो d में क्या होगा, a1 b1 a2 b2 रहेगा ना, तो देयरफॉर d इक्वल टू क्या आएगा बताइए, जो x और y के कोएफिशिएंट है वो खाली लिखने अपने को, यहाँ पर 3 है, नीचे 4 है फ्रेंड्स,
यहाँ -4 है, साइन को साइन ध्यान देना है आपको, जो साइन रहेगा वही आएगा, -4, यहाँ +3 है, राइट। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 3 माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 एंड -4, तो 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, -4 इंटू 4 हो जाएगा -16। तो यहाँ से हमको d का वैल्यू कितना मिल जाएगा फ्रेंड्स, 9 + 16 जो कि वैल्यू आएगी 25। तो हमने d निकाल लिया। अब हम निकालेंगे जो सेकंड स्टेप हमारा है वो है dx। तो dx में क्या होता है, x का जो कोएफिशिएंट है, x के जो टर्म्स हैं जैसे a1 a2, उनको हम c1 c2 से रिप्लेस करते हैं। सिमिलरली dx निकालेंगे फ्रेंड्स हम लोग, तो dx क्या आएगा, x के टर्म को हम लोग c से रिप्लेस करेंगे, तो यहाँ 3 और 4 के बदले में 10 एंड 5 आ जाएगा, 10 एंड 5, बाकी वैसा ही रहेगा, -4 एंड 3, इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, 10 इंटू 3 ये डायगोनल, -5 इंटू -4, 5 इंटू -4 फ्रेंड्स, 10 इंटू 3 हो जाएगा 30, -5 इंटू 4 20 हो जाएगा फ्रेंड्स, अंदर -20 आएगा, -5 हो जा 20 -20, सो ये हमको मिल जाएगा 30 + 20, 30 + 20, तो देयरफॉर dx की वैल्यू मिल गई आपको 50, आपको d की वैल्यू 25 मिल गई, dx की वैल्यू 50 मिल गई। सिमिलरली dy की वैल्यू निकालनी है हमको, जब dy निकालेंगे तो जो y के टर्म होंगे उनको हम c से रिप्लेस करेंगे, x के टर्म वैसे ही लिखना है 3 एंड 4, y के टर्म -4 एंड 3 थे उनको 10 एंड 5 से रिप्लेस करेंगे, अगेन 3 इंटू 5 करना पड़ेगा, -4 इंटू 10 करना पड़ेगा, ये वैल्यू हो जाएगी 15 -40 और ये हो जाएगा -25, राइट। तो हमको dy का वैल्यू -25 मिल गया। सो नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ d, वी हैव द वैल्यू ऑफ dx एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ dy, है ना। अब बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल x की वैल्यू क्या होगी, dx/d, y की वैल्यू dy/d, therefore by Cramer's rule x is dx/d, so dx is what, 50 and d is what, 25, this value is going to be 2, value of y is dy/d, so dy is -25 and d is 25, तो हो जाएगा माइनस। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इसमें क्रॉस चेक कर सकते हैं, x का वैल्यू 2 है तो अगर मैं x का वैल्यू 2 पुट करूंगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 6 और 4 इंटू 1 -4 +4, तो 6 + 4 10 आ जाएगा, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो हमारा आंसर करेक्ट है। एक और क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, अब मैं डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ। 4x + 3y इक्वल टू, अच्छा ये कुछ इस तरह से है, 4x + 3y -4 इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन है फ्रेंड्स। और दूसरा इक्वेशन है 6x, मैं नीचे लिखता हूँ इसके, दूसरा इक्वेशन हमारे पास है 6x इक्वल टू 8 - 5y। तो ये जो दोनों इक्वेशन हमारे पास हैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्या है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है इस तरह से, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, ax फिर बाद में by इक्वल टू c, हमको इस फॉर्म में होना चाहिए, राइट। तो पहले हम इन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, तो इसमें तो कुछ नहीं करना है, खाली ये जो c टर्म है, 4 टर्म है, इसको राइट में ले जाएंगे, ये हो जाएगा 4x + 3y इक्वल टू 4, तो ये कोई सी प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अच्छा इसमें अब x तो लेफ्ट में है, हमको y भी लेफ्ट में चाहिए, तो इसको हम -5y को लेफ्ट में ले जाएंगे तो माइनस बिकम्स प्लस, ओके। तो यहाँ से क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 6x + 5y इक्वल्स 8, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया, ओके। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, तो ये ध्यान देना है हमको कि कभी भी इक्वेशन हमको दिया है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद ही क्रैमर्स रूल अप्लाई करेंगे। सॉल्यूशन में थोड़ा सा मैं शॉर्ट में करूँगा, d पहले d निकालेंगे, d में कोएफिशिएंट ऑफ x और y पूरा लिखना है अपने को, तो x का कोएफिशिएंट है 4 6 और y का कोएफिशिएंट है 3 5, तो यहाँ आएगा 4 6 3 5, इसका वैल्यू निकाल लेंगे तो 4 × 5
माइनस 6 इंटू 3, सो ये हो जाएगा 4 5 ज़ा 20 माइनस 18 दैट इज इक्वल टू 2। अब हम dx, x मीन्स x का कोएफिशिएंट, x के कोएफिशिएंट को हमने c टर्म से रिप्लेस किया है, तो 4 और 6 को हम लोग 4 और 8 से रिप्लेस करते हैं। 4 and 8, y अपनी जगह पे सेम रहेगा 3 5, 4 इंटू 5 अगेन नो प्रॉब्लम, माइनस 8 इंटू 3, तो ये करेंगे तो आ जाएगा ये 20 और 8 इंटू 3 इज 24, 20 माइनस 24 इज माइनस 4 एंड सिमिलरली हम dy भी निकालेंगे। तो dy में y के टर्म को हम लोग c टर्म से रिप्लेस करेंगे। x तो ऐसे रहेगा 4 6 और y 3 5 के बदले में 4 4 8 लिखना पड़ेगा हमको, 4 and 8, डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन 4 and 8 माइनस 6 and 4 32 minus 24 and that is equal to 8. So therefore by Cramer's rule solution कैसे मिलेगा हमको? By Cramer's rule x equal to हो जाएगा dx by d, dx कितना है -4, d है 2 that is -2 आ गया, and y क्या होगा dy by d 8 by 2 that is 4। आप ये वैल्यू को एक बार सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं यहाँ पर, है ना। किसी भी इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वैल्यू सेम आ जाएगी। सो आज हम यहाँ पर रुकते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और प्रॉब्लम करेंगे इसके ऊपर। आप इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए।